fight with and to fight with a specific disease. Specific disease, मान लीजिए आपको किसी तरीके से कॉलरा हो गया या काली खांसी हो गई, तो किसी तरीके से हम अपने सिस्टम को इंक्रीज करें फॉर डिप्थीरिया, काली खांसी, एक तरीके की कफ सूखी खांसी हो गई. सो अ सिस्टम, इफ यू आर वैक्सीनेटेड, देन यू आर वैक्सीनेटेड टू फाइट विद और फोर्टिफाई with a particular kind of disease. So there are various kinds of vaccine. There were the vaccines for polio. Why can a vaccine of polio make you fortify for some other disease? No, because that specific agent is introduced in your body as the stimulator so that you can practice in advance. आपके मॉक पेपर टेस्ट क्यों होते हैं? कि जिससे कि जब आप फाइनल टेस्ट देने जाओ तो उसमें आप अच्छा कर सको, इसीलिए तो सैंपल टेस्ट होते हैं कि नहीं. तो सो उसी तरीके से हमारी बॉडी को क्या किया जाता है, इट इज़ मेड टू प्रिपेयर इन एडवांस टू फाइट विद ए सर्टेन काइंड ऑफ डिसीज, स्पेसिफिक डिसीज. ऐसा नहीं है कि एक इम्यून डोज दे दी तो सारी बीमारियों से आप बच गए. तो हमें इम्यूनाइजेशन दिया गया है. तो क्या ऐसा हुआ है कि हम वी वर सेव्ड फ्रॉम कोरोना? नो, इट हैज़ नेवर हैपेंड, क्योंकि हमें पहले से कोरोना के लिए कभी इम्यूनाइज किया ही नहीं गया. सो दिस इज इम्यूनाइजेशन टू फाइट विद एन स्पेसिफिक डिसीज. नाउ देयर इज इम्यूनाइजेशन या इम्यून सिस्टम ऑफ ए बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड बाय टू मोड्स. कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? सो इम्यून सिस्टम of our body can be increased by two modes. पहला क्या है? वैक्सीनेशन, जिसको कि कहते हैं टीकाकरण. टीकाकरण दैट इज, हमको जब वैक्सीन लगेगी कोरोना की तो हमको क्या किया जाएगा? इट इज़ अ काइंड ऑफ इंजेक्शन. क्या होगा? इंजेक्शन दिया जाएगा कि नहीं? तो वो टीका लगता है. दैट इज वैक्सीनेशन. एंड सेकेंड इज इनोकुलेशन. इनोकुलेशन दैट इज ओरल ड्रॉप्स. नाउ थिंग्स आर क्लियर प्रार्थना? थिंग्स आर विजिबल और समथिंग इज कटिंग? ओके, सो ठीक है. सो इन दिस वे इट कैन बी इंक्रीज्ड. वैक्सीनेशन, व्हाट डज इट मीन बाय वैक्सीनेशन? सो अर्लियर वैक्सीनेशन बोला जा सकता है. जस्ट हम इसको देख लेते हैं. वैक्सीनेशन, vaccination, it is called vaccination. Okay, so earlier it was there were the reported case of smallpox, there were no reported case of smallpox anywhere around the world, but as recently 100 years ago smallpox, पहले अभी कोई स्मॉल पॉक्स का मरीज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन 100 साल पहले क्या होता था? स्मॉल पॉक्स लोगों को था. और इससे क्या होता था कि स्मॉल पॉक्स में it was epidemic and it was identified the patient which has contracted smallpox once developed immunity to that disease. अगर किसी को जीवन में एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया है तो फिर उसे लाइफ में फिर कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि that person has got the immune system immunity against that small pox. ये देखा जाता था. एंड तो इस तरीके से अगर when the immune system, अगर मान लीजिए ऐसे पर्सन की जिसमें ये इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, या हम ऐसा करें कि जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स का कुछ उसमें से ब्लड लेकर या उसका सीरम लेकर, थूक लेकर के वैसा कुछ एक मेडिसिन बनाए, क्योंकि उसमें वो चीज़ है, उसकी बॉडी का कुछ भी गिर जाए तो उसमें स्मॉल पॉक्स है, उसमें वो पैथोजेंस हैं. अगर मान लीजिए आप उसको किसी में डेलिबरेटली ट्रांसफ्यूज कर दें ब्लड में थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा? What will happen? So उससे ये होगा
कि दैट पर्सन विल नेवर डेवलप ए स्मॉल पॉक्स डिसीज इन फ्यूचर। उसे हुआ भी नहीं है, बट उसकी बॉडी क्या होगी, वेल प्रिपेयर इन एडवांस, ऐसा कर दिया जाए। तो ऐसा देखा गया। अब देखिए, when the immune system first encounters an infected microbe, so the next time that particular microbe when enters in our body, then our body is prepared to fight with that microbe with full force। तो उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी उसे with more vigor और तेजी से उसको एनकाउंटर कर सकती है। एट दैट डिसीज वी are able to fight with their disease and defeat to their disease and kill all the microbes। second time पे हम ज़्यादा विगर के साथ करते हैं, and that is eliminated more quickly than the first occurrence of disease। so this is the basic principle of immunization। अब आपसे पूछा जा सकता है, माही, what is the basic principle of immunization? बहुत अच्छा बता रही हैं, आगे पूरा बताइए। हाँ बोलिए। क्या हाँ बोलिए। What is the basic principle of immunization? अभी बताया, जैसा माही ने बताया, रिपीट करो थोड़ा तेज। वैक्सीनेशन बताइए, फिर से बोलिए के लिए। देखिए बेसिक प्रिंसिपल बताया ना आपको, यही तो है सर, यही तो है। ये ठीक बता कि when the microbe attacks first, then it takes a delay for body to fight with it, but when it attacks us next time, then our body fights it with more vigor, and that pathogen is eliminated more quickly from our body। this is the basic principle of immunization। repeat करो। अच्छी बात है, बोलो। यानी अगर पहली बार हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आया तो हमें 10 दिन लग जाएगा एलिमिनेट करने में, दूसरी बार आएगा तो हम 3 दिन में उसको मारकर भगा देंगे। कैसे भगा देंगे? क्योंकि आवर डीएनए प्रिपेयर्स ए प्रोटीन टू फाइट। जब जो चीज़ उससे दिखी कि मान लीजिए पहली बार आया था पैथोजन, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल होते हैं, और सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड, या फिर उसके बाद उसके अंदर प्रार्थना क्या होता है, मान लीजिए ये है डीएनए, दैट इज डीएनए होता है कि नहीं? सो दैट इज डीएनए। नाउ अब यहाँ पर डीएनए के जैसा ही इसके चारों ओर यहाँ पर मान लीजिए बाहर से किसी पैथोजन की एंट्री हो गई है, ऐसे ऐसे दिखता है, तो डीएनए की तरह एक आरएनए भी होता है। इसको क्या कहते हैं, आरएनए, और ये डीएनए है। तो डीएनए की तरह से थोड़ा सा हिस्सा है, बस ये इतना बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। वो मैसेंजर आरएनए है, वो एक तरीके से इसका चुगल कोर आरएनए है, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। बोलेगा एक हमारे अंदर पैथोजन आया है और वो दिखने में ऐसा ऐसा है, तो डीएनए कहेगा कि चिंता मत करो, ऐसा ही पहले आया था 20 साल पहले, और हमने एक प्रोटीन बनाया था और वो बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम था, और हमने उसको मारकर भगा दिया है। यू गो टू माई 4th क्रोमोसोम। बॉडी में हम लोगों के जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं कि नहीं? तो यू गो टू 4th क्रोमोसोम एंड टेक द कोड, प्रिपेयर द प्रोटीन ऑन किस पर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाओ, वहाँ प्रोटीन बनाओ, हमसे कोड लो कि कैसा प्रोटीन बनेगा, कोड लो डीएनए से, और वहाँ प्रोटीन बनाओ, उसे मार कर भगा दो। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन? बताइए। ये ठीक बता रहे हैं। इफ दूसरी बार आएगी लेकिन रहेगी, जल्दी चली जाएगी, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। सो वी शुड सी व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ immunization. So that means when an infectious agent ठीक है attacks first time
जब इन्फेक्शियस एजेंट फर्स्ट टाइम अटैक करेगा, देन बॉडी टेक्स मोर टाइम टू प्रिपेयर सुटेबल प्रोटीन टू एनकाउंटर इट और टू किल इट। उसे मारने के लिए उसे एक सुटेबल प्रोटीन चाहिए कि नहीं? तो बॉडी टेक्स मोर टाइम टू प्रिपेयर और टू किल, टू प्रिपेयर प्रोटीन टू किल द माइक्रोब। However, when the same pathogen जब हमारे ऊपर अटैक करेगा, बोलो क्या बोली भाई? To kill the microbe. To kill the microbe. However, when the same pathogen attacks on us next time, तो जब next time आएगा, then our body fights it with more vigor, पूरी शक्ति से लड़ती है, and DNA already has a code to prepare that protein, उसके पास पहले से ही कोड होगा, and that microbe is thrown away of the body in shorter period of time। समझ में आ गया ना बेसिक प्रिंसिपल? क्या काला आजार में चेहरे पे दाने दाने निकल आते हैं? अच्छा, उसका वेक्टर क्या होता है? वेक्टर की उसका काला आजार किस, काला आजार क्या होता है? देखो ये वो है क्या, प्रोटोजोआ से होता है, हमने जो लिखा है प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ से? हाल बता देते लीशमैनिया से होता है ना, तो वो लीशमैनिया आपके बुक में बना हुआ है, लीशमैनिया देखो काला आजार फिगर बना हुआ है। So pathogen attacks us on the next time. When the same pathogen attacks us on us next time, then it is killed, या ये killed हो जाता है। Its pathway is blocked, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और thrown away of the body, या उसे बाहर फेंक दिया जाता है। With more vigor, ऐसा कैसे किया जाता है? More vigor, और तेजी से कर दिया जाता है। So this is the basic principle। ये क्या है? This is the basic principle। ये क्या है? Basic principle of immunization। यही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। बोलो एक मिनट। ना कितनी बात हो गई? सर हो गया मोर के बाद मोर अच्छा, विगर, और तेजी से। सो ये और तेजी से हमारी बॉडी फाइट करती है और उसको निकाल फेंकती है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। ना अब देखें,
ओके, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जो भी हम लिख रहे हैं, सो दैट विल बी मेड अवेलेबल। हाँ, नेक्स्ट इज, इतना क्लियर हो गया प्रार्थना? ओके, तो हमने ये देख लिया कि वैक्सीनेशन क्या चीज होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। चलिए आपने लिखवाया था। इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन में ये देखा गया कि जिनको काऊ पॉक्स हो जाता है, जो लोग क्या होते हैं काऊ के साथ रहते थे कुछ लोग, देयर वर सम मिल्क मेड्स, कुछ ऐसी लेडीज थी मिल्क मेड, जो वेक्टर का मतलब काऊ होता है, तो जिनको काऊ पॉक्स हो जाता था उनको कुछ दिन का फीवर आता था, फिर उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, जबकि स्मॉल पॉक्स एक बहुत डेंजरस डिसीज है और इससे जान भी जा सकती है। इज इट ओके? देखो, वेक्टर का मतलब क्या है, काऊ। सो एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या नोटिस किया, एडवर्ड जेनर एक बायोलॉजिस्ट थे या जीनियोलॉजिस्ट, जो जीन पर रिसर्च करते थे। जीन का मतलब समझते हो, क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है जो जीन होता है, सामने पहले आपको बता दिया। सो noticed that milkmaid, ये मिल्कमेड का मतलब होता है ग्वालिन, जो गाय के साथ रहते हैं। तो मिल्कमेड who are with cow, जो काऊ की रियरिंग करती हैं, and are इन्वॉल्व उसके पालन पोषण में, इन्वॉल्व इन रियरिंग। बोलो, हु आर विद काउ, जो किस पेशे में है, हु आर विद डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग समझते हो ना, जो किसी भी चीज से, मिल्क से संबंधित, दूध दही से संबंधित। सो आर विद काउ इन्वॉल्व इन रियरिंग और डेयरी फार्मिंग। oftenly get infected with cowpox, उनको क्या हो जाया करता था, cowpox। oftenly get infected with cowpox, तो वो cowpox से सफर करती थी। however which was a acute disease, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती थी, 4-5 दिन में खत्म हो जाती थी। Which was an acute disease that is prevails for a shorter period of time, बहुत थोड़े समय के लिए रहे, that is persist for a shorter period
ऑफ टाइम, ठीक है। वन नेवर गेट इन्फेक्टेड विथ स्मॉल पॉक्स। जिनको एक बार काउ पॉक्स हो जाता था उनको स्मॉल पॉक्स कभी होता ही नहीं था। अब देखो स्मॉल पॉक्स हो गया तो आपके पास इम्यून सिस्टम है तो आप बच जाओगे, वरना जान चली जाएगी। बोलो बात सही है। लेकिन अगर काउ पॉक्स जिसको हो गया उसे स्मॉल पॉक्स हो गई नहीं तो मरने का कभी खतरा रहेगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जो उसका लेसर वर्जन है काउ पॉक्स और उससे मिलता जुलता है तो बॉडी उससे आसानी से लड़ने के लिए एक तरीके के प्रिपेयर कर लेती है प्रोटीन, और वही प्रोटीन अगर ज़्यादा मात्रा में बनाया जाए तो स्मॉल पॉक्स को भी हराया जा सकता है। सही बात। देखो काउ पॉक्स क्या है, अगर मैं स्मॉल पॉक्स के थोड़े से माइक्रोब्स इतने से ही दे दूँ तो समझो उतने ही माइक्रोब डाले गए हैं तो वही काउ पॉक्स। काऊ को स्मॉल पॉक्स हो सकता है? काऊ को स्मॉल पॉक्स, काऊ के बारे में हम देख लेंगे अगर ऐसा कुछ है। लेकिन इतना बात समझ लीजिए कि काऊ, हाँ बोलो प्रार्थना, बोल। सेम ही है लेकिन काउ पॉक्स में ये होता है कि अगर मान लीजिए काउ पॉक्स इज ए एक्यूट वर्जन, इट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जबकि स्मॉल पॉक्स एक सीवियर है, बहुत सारे उसी तरीके के माइक्रोब से मिलते जुलते माइक्रोब अटैक कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये कहा जाएगा कि स्मॉल पॉक्स हो गया है। बट इफ इट इज इन ए वेरी लिमिटेड अमाउंट तो उसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ये काउ पॉक्स, तो काउ पॉक्स जिनको हो जाता था इट इज ए एक्यूट डिसीज, तो ये हमने क्या लिखा, तो ऑफेनली गेट इन्फेक्टेड विथ काउ पॉक्स, सच पर्सन नेवर गेट इन्फेक्टेड। ऐसे लोग क्या होते थे? नेवर गेट इन्फेक्टेड विथ स्मॉल पॉक्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो अच्छी बात है कि नहीं? सच पर्सन नेवर गेट इन्फेक्टेड विथ काउ पॉक्स, तो वो कभी भी फिर स्मॉल पॉक्स से उनको कुछ नहीं होता था। नेवर गेट इन्फेक्टेड विद स्मॉल पॉक्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ऐसा होता था, ठीक है। सो ये बात किसने पता की? हु हैज नोटिस्ड? ये एक तरीके की जीनियोलॉजिस्ट है एडवर्ड जेनर ने इसे ऐसा क्यों होगा? बिकॉज द why it is happening? Because such person develop immunity against such disease and the simulated disease, जो उससे मिलती जुलती हैं, उन डिसीज के प्रति उनके अंदर एक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। सच पर्सन गेट डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट सच डिसीज और सिमुलेटेड डिसीज। दिस हैपेंस सो because such infected person develop an immunity against such diseases such disease or similar kind of disease जो भी हो। तो ये चीज ये है। नाउ इसी के फिर उन्होंने क्या किया? नाउ एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि जिसको काउ पॉक्स हुआ है, काउ पॉक्स जिसको हुआ है, सो एडवर्ड जेनर टेकन सम सीरम, उसका कुछ थूक ले लिया एंड उसको या तो किसी तरह का ट्रांसफ्यूज कर दिया या ब्लड ले लिया। सो उसको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन। एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे में डाल दो तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, और एक बात और थी, उन लोगों को जिनको स्मॉल पॉक्स होता था उनके रख रखाव के लिए कौन जाता था बताओ? क्या यही ग्वालिनें जाया करती थी मिल्क में? क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो फियर दैट दे विल गेट इन्फेक्टेड विद स्मॉल पॉक्स, तो वो जाती थी, उन्हें कुछ नहीं होता था। सो दीज मिल्क मेड
were only serving the person infected. तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, नोटिस्ड, ये भी देखा, नोटिस्ड दैट द पर्सन infected with smallpox, a dangerous version of disease, है ना, dangerous version है कि नहीं, dangerous version of disease are taken care, उनकी कौन देखभाल करता था, are taken care by milkmaids who had ever suffered with, जो कभी न कभी सफर हुई हो किसके द्वारा, काउपॉक्स के द्वारा, who had ever suffered with cowpox, ये भी उन्होंने बात देखी, तो क्योंकि उनको खतरा नहीं होता था, सो ना a dangerous version of disease are taken care of. Okay, so उनकी देखभाल कौन करता था, ना प्रार्थना बात समझ में आई, बोलो, अच्छा, तो इसलिए इन्होंने क्या किया एडवर्ड जेनर ने कि उनको कोई डिसीज नहीं होती थी, एंड दे आर नॉट इन्फेक्टेड विथ सच इन्फेक्शियस डिसीज, उनको कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता था, सो एंड they were out of risk from this infectious disease. So इसलिए क्या किया एडवर्ड जेनर ने, फिर इसके लिए क्या किया ना, so Edward Jenner transfused some amount of blood of a person suffering, जो सफर कर रहे हो with cowpox, into healthy person, so that, ऐसा वो क्यों करते थे, so that क्या होगा, he deliberately, that person get deliberately affected with smallpox, उसे 5 दिन का फीवर आए and never get infected with smallpox, उसे काउपॉक्स हो जाए, भाई काउपॉक्स का डालोगे तो क्या हो जाएगा, काउपॉक्स नहीं हो जाएगा, Yes, so into healthy person, so that the person get infected with acute disease, जिससे कि बॉडी पे कोई हार्म भी नहीं है, disease cowpox, and get never infected. नहीं, ये देखो समझाने के लिए वैक्सीनेशन में दिया हुआ है, तो समझने के लिए वैक्सीनेशन की क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ फूलिंग द मेमोरी,
मतलब हमारे सिस्टम में ऐसी चीज़ डाल दी गई, हम डिलिबरेटली ऐसे उससे मिलती जुलती चीज़ डाल दें, काउ पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ऐसा कोई ना कोई केमिकल एजेंट डाल दें, तो जब बॉडी उससे लड़ेगी तो वैसे प्रोटीन पहले से तैयार करके रखेगी। तो हम फूलिंग द सिस्टम, जैसे आपको ले जाया जाए, क्यों ले जाया जाता है आपको, जहाँ पर 7D वर्ल्ड होता है, 3D वर्ल्ड होता है कि नहीं, वहाँ भूत दिखाए जाते हैं बड़े बड़े वाटर वर्ल्ड में, और भूत निकल के आते हैं, तो कभी क्यों फूलिंग द मेमोरी, कि असली भूत आ जाए तो भी लड़ लें। समझ में आई बात की नहीं? तो ये होता है। एंड गेट नेवर इन्फेक्टेड विद स्मॉल पॉक्स। तो ऐसा एडवर्ड जेनर ने किया। ही नेम दिस काइंड ऑफ डेवलपिंग द इम्यूनाइजेशन, उन्होंने जो इम्यूनाइजेशन किया उसे उन्होंने वैक्सीनेशन कहा। किसके बेसिस पर? क्योंकि पहली बार ये प्रयोग किया गया था, वेक्टा का मतलब काऊ होता है, तो इसीलिए उन्होंने वेक्टा से वैक्सीनेशन बना दिया। सो ही टर्म सच, जो भी है इम्यूनाइजेशन as vaccination on the name of Vecta, that is cow के name पर। तो काउ के नेम पर उसको नाम रखा गया वैक्सीनेशन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? क्लियर दिख रहा है? इनकेस कहीं पर भी ना दिखाई पड़े, आप अपने तरफ से भी उसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है? सो टर्म एज वैक्सीनेशन। सो साइड इफेक्ट कैसे होते हैं? क्या साइड इफेक्ट कैसे होते हैं किसके? वैक्सीनेशन के? वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो साइड इफेक्ट। वैक्सीनेशन का मतलब है हमारी बॉडी में थोड़ा सा कोई चीज़ डाल देना। कुछ ऐसे बीमारी होती है, जैसे मैंने आपको बताया जॉन्डिस, हमारे लीवर को खराब कर देगा, या ऐसा भी होता है, हैं? क्या नहीं समझा, क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, ये पूछा था कल, ऐसा होता है क्या? चेक कर देते हैं। Only males are infected with jaundice. Here is some information for males and jaundice. According to Z News, if your nails are yellow in color, then मेल का दिखा नहीं है कहीं माई, तुमने कहाँ से सुना ये? किसी ने बताया है क्या? भाई थोड़ा तेज बोला तो उन्हें सुना ही नहीं पड़ रहा है। धीमे में हाँ? कम कराना हो तो करा दें। ओके, अभी मुझे दिख नहीं रहा जैसे आप बता रहे हैं। So all people of all ages can refer to people of all ages and it ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हमने कभी पढ़ा नहीं जैसे, ठीक है ना? So it is called vaccination। अब जरा देखो, so when once disease is attacking, या ये कह सकते हैं पैथोजन is attacking on us, then body prepares a specific kind of protein. ठीक है, to kill them or block their pathways, उनको मारने के लिए ऐसा करती है, ठीक है? एंड
keep it in memory, code of that protein its memory for lifetime, पूरी लाइफ टाइम के लिए रखती है, and keep the code of protein in its memory for lifetime. So अब ये क्या होता है, to fool the immune system, to fool, हम अपने इम्यून सिस्टम को मूर्ख बनाने के लिए the immune system, ठीक है, to fool the immune system, हम क्या करें, we inject, अगर हम अपनी बॉडी में क्या करें, we inject certain kinds of microbes, तो अगर हम अपनी बॉडी में we inject certain kinds of microbes, some chemicals similar to pathogens, या पैथोजन कोई डाल दिया जाए थोड़े से अमाउंट में, ठीक है, देन इससे क्या होगा बताओ, देन इम्यून सिस्टम इज डेवलप्ड, देन हमारी मेमोरी में क्या होगा, इम्यून सिस्टम इज डेवलप्ड वेल इन एडवांस, देन इम्यून सिस्टम इज डेवलप्ड वेल इन, तो हमारी बॉडी में ऐसी स्थिति में एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये सब किया जाता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। अब अगर आप देखें कि हमें वैक्सीन लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्टिंग समथिंग इन डायरेक्टली इन अवर वेन्स, हमारे ब्लड में, तो similar to pathogens, these are the chemicals which are similar to pathogens, क्यों, then immune system so developed is developed well in advance, okay, हम अपनी मेमोरी को खुद फूल कर देते हैं कि आगे आगे लड़ो उससे, ये असली पेपर है, ये मॉक पेपर है, टेस्ट दो, तो बच्चा तैयारी करेगा, हाँ हाँ असली पेपर है, बाद में उसको असली भी दे दोगे तो उससे भी लड़ लेगा, है बात कि नहीं, तो ये चीज़ होता है। अब देखें कि now okay, now we will see definition of vaccination। वैका का मतलब तो समझ में आ गया, बट आपको तो 2 लाइन की डेफिनेशन चाहिए कि आखिर वैक्सीनेशन क्या होगा। इम्यून को बढ़ाना इम्यूनाइजेशन है बाय एनी मीन्स, समझ में आई बात कि नहीं। अब वैक्सीनेशन का मतलब देखो, definition of vaccination, so vaccination that is the act of introducing a vaccine in body। तो हमारी बॉडी में क्या कर दिया जाए, कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, the act of introducing vaccine into body। वैक्सीन का मतलब है ए काइंड ऑफ केमिकल सिमिलर टू पैथोजन, इसी को वैक्सीन बोलते हैं। नाम भले ही काउ से आया हो, काउ पाउ से, लेकिन आजकल सभी को वैक्सीन बोला जाएगा। ओरिजिन तो सबका होता है ना किसी न किसी चीज़ का। सो द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इनटू बॉडी
बाई इंजेक्टिंग इट, जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है ना सिरिंज, सो बाई इंजेक्टिंग इट, सिरिंज से आप अपनी बॉडी में क्या करें, इंजेक्ट कर लें, इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो बाई इंजेक्टिंग इट अंडर द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, उसको कहेंगे वैक्सीनेशन। अभी हमारे जो भी वैक्सीन्स लगती हैं, अभी तक आप लोगों को सब लग चुकी हैं, सो देयर दीज वैक्सीन्स आर गिवन, ये हमको दी जाती हैं कि अप टू 14 ईयर्स, यानी 10 to 14 ईयर्स तक हमें दी जाती हैं, गिवन टू अस। अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, कवरिंग ऑल इन्फेक्शियस, ऑलमोस्ट ऑल इन्फेक्शियस डिसीज, कवरिंग सर 14 से पहले तो हो सकता है फिर, बोलो सर जो 14 पे इंजेक्शन लग रहा होगा 14 ईयर्स को, तो वो तो ये भी 10 तो देखो, जो बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, तुम लोग 4 छोले भटूरे खाने में नहीं सोचोगे यहाँ एक खाने में हालत खराब हो जाती, मालूम है कि नहीं। तो ज़्यादातर दुकानों में बच्चे ही दिखेंगे, ये चाउमीन और सब, बड़े थोड़ी ना दिखते हैं, बड़ा तो एक बार खाएगा हालत खराब हो जाएगी उतने में। तो बच्चों के लिए कोरोना का टीका नहीं आया अभी, बड़ों को आया कि इन्हें बचाओ, पहले बच्चे तो बच ही जाएंगे। तो आप लोग का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है, यू शुड रियलाइज इट। तो ये ना सोचो कि हो जाएगी, होगी तो बाद में, लेकिन वैक्सीन दे दी क्या समझ। अब जरा देखो तो क्या चीज़ दी गई है कि इन्फेंट टू ऑल इन्फेंट्स, तो यहाँ पर दिया एज ग्रुप, सो 1.5 years, so all infants 1.5 साल की उम्र में दिया जाएगा, 2.5 साल की उम्र में, यानी 3 टीके लगेंगे एज, तो ये दी जाती है। और इसको क्या कहते हैं, DPT, डिप्थीरिया, टिटनेस एंड दैट इज परट्यूसिया, दैट इज हुटिंग कफ। तो और डिसीज का नाम क्या है, वैक्सीन का नाम क्या है, वैक्सीन, दैट इज DPT। और ये किसके अगेंस्ट में दी जाती है डिसीज, सर ये बुक में है क्या? देखो ये जानना चाहिए, ये क्या है, वैक्सीन का सिस्टम है, ये हमें कब कब दिया जाता है, ओके। तो पूरे इसका चार्ट हर जगह लगा है, जहाँ पर इन्फेंट्स इन सबको टीके लगाए जाते हैं वो लगा हुआ है। सो इट इज डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का मतलब क्या होता है, इट इज बता देंगे आपको डिप्थीरिया क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया। सो इट इज क्या होगा, बॉडी में शिवरिंग होगी, फटीग होगा और नॉइजी ब्रीदिंग होगी और हाफ कर लेंगे, ठीक है। और स्किन में रैशेस या अल्सर हो जाएंगे, पूरे बॉडी में दाने हो जाएंगे, ऐसा होगा, सांस नहीं आएगी, ठीक है, शिवरिंग होगी, कफ एंड कोल्ड हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं डिप्थीरिया, ठीक है। और स्पीच कैसी होगी, इम्पेयर्ड वॉइस, आवाज़ निकलेगी नहीं, ऐसे नहीं होता जैसे कुछ लोग बोलते हैं खांस कर बोलते हैं, वैसी आवाज़ निकलेगी, इम्पेयर्ड वॉइस। थ्रोट डिफिकल्टी इन सॉलोइंग समथिंग, शोर आ जाएगा थ्रोट में, गला दर्द हुआ है कभी आप लोगों का, थ्रोट शोर वैसा भी हो जाएगा। खांसी के सारे लक्षण हैं, इट इज एक्यूट कफिंग, सो डिप्थीरिया, इट इज एक्यूट कफ, तो इसके लिए। और इसके परट्यूसिया का क्या मतलब है, दैट इज whooping cough, वो भी एक काली खांसी ही है। काली खांसी, ये सब एक ही तरह के हैं।
लेकिन इसमें क्या होगा कि एक्यूट कफ विद सोर्स। सोर्स का क्या मतलब होता है? क्या दाने, पूरी बॉडी में दाने निकल आएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? सो ए काइंड ऑफ सोर इज डेवलप्ड इन बॉडी, ये भी होगा। और तीसरी चीज क्या है? सर वो टेटेनस। आप बोलिए, दैट इज टिटेनस हो जाएगा। टिटेनस कब होता है? किसी भी रस्टी चीज़ों को अगर आपके अंदर चली गई, वो इंजेक्ट हो गई, टच हो गई, कट हो गया, तो उससे टिटेनस हो जाता है। तो डी तो उसी के नेम पे क्या पड़ा है? और इसके 3 इंजेक्शंस लगेंगे, 1.5 ईयर में लगेंगे, 2.5 ईयर में लगेंगे, 3.5। बोलो बात समझ में आ गई? तो पहला हमें वैक्सीनेशन लगता है ऑल इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड इवन एडल्ट। क्या एक्यूट कफ विद सोर्स। सोर का मतलब दाने। समझ में आई बात? सोर्स पूरी बॉडी में हमने दिखाया नहीं, दाने निकल आते हैं। मम्स में, मीजल्स में दाने नहीं निकल आते रेड कलर के, तो वही चीज इसमें भी होगी। शिवरिंग होगी। अच्छा, पहली चीज। अब दूसरी चीज, टू ऑल इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, हेपेटाइटिस बी हम लोग भी लगवाते हैं क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। इट इज लेदर। तो दूसरी चीज क्या है? टू ऑल इन्फेंट्स, शिशु। इन्फेंट्स का क्या मतलब होता है? शिशु। टू ऑल इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, ये सभी को लगती है। कौन सा वैक्सीन? यस, इट इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। सो हेपेटाइटिस बी लगता है। और इसमें क्या होता है? हेपेटाइटिस बी सिम्टम्स देखो, पहले भी हमने बताया है, बट फिर भी दिखा दें कि हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स क्या होते हैं कि स्किन में पैचेस आ जाते हैं। समझ में आई बात? तो तरह तरीके के पैचेस आ जाएंगे और इम्यून सिस्टम इससे पैरालाइज हो जाएगा। ओके। और इससे क्या होगा कि येलो आंखें भी पीली पड़ जाएंगी, जैसा जॉन्डिस में। ठीक है ना? तो इम्यून सिस्टम का है। सो इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। और पैचेस इन बॉडी, बॉडी में घाव हो जाएंगे बड़े बड़े। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस सबको लगता है हेपेटाइटिस बी, और 2.5 लाख रुपए का आता है। पोलियो, पोलियो में क्या हो जाता है और ये किसको लगता है? पोलियो होता है पोलियो माइलिटीज, डिसीज का नाम है पोलियो माइलिटीज, ये जिसकी वजह से भी होता हो। सो पोलियो का इन्फेक्शियस एजेंट कौन है? हमने आपको लिखाया है क्या कि ये प्रोटोजोआ है कि क्या? जरा देखो, लिखा है क्या है बताओ? नहीं। सो इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ पोलियो, ये वायरस है, पोलियो वायरस। तो ये किसको लगाई जाती है? ऑल इन्फेंट्स अप टू 5 years। सो ऑल इन्फेंट्स अप टू 5 years। और इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जितने बार भी दी जाए, जब भी सरकार का प्रोग्राम होता है वो दिलवाती है। ठीक है ना? वो अपने शेड्यूल है गवर्नमेंट का, जितना पैसा होता है ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाती है। तो इसमें ये किसके लिए होती है? जो वैक्सीन का नाम क्या है? पोलियो। वैक्सीन का क्या नाम है? चेक करो, एज ग्रुप, वैक्सीन और डिसीज। तो वैक्सीन का नाम है पोलियो। फैलती किससे है? स्प्रेड फ्रॉम पोलियो वायरस। अच्छा, ये भी हेपेटाइटिस वायरस होता है, मालूम है कि नहीं? वायरस। और डिसीज का नाम क्या है? पोलियो माइलिटीज। सो ये देखिए, डिसीज का नाम है पोलियो, भी बहुत लोग इसको कहते हैं, वरना इसका पूरा नाम क्या है? पोलियो
माइलिटिस। इससे क्या होता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, बच्चा नहीं चल पाता। ऐसा स्कूल में 1-2 बच्चे आपको मिल जाएंगे जिनको पोलियो हुआ होता है कि नहीं, तो ये चीज़ होती है ना। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि हम लोग कहते हैं टीबी। तो नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस। लेट अस सी। तो टीबी के लिए आपको BCG का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और एक कब होगा, ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 10 to 14 ईयर्स। और इस टीके का क्या नाम है, BCG। ये किसके लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, दमा, रेस्पिरेटरी बीमारी है ट्यूबरक्यूलोसिस। नाउ अब देखो फुल फॉर्म ऑफ BCG। According to CDC, BCG, Bacillus is a vaccine for tuberculosis disease. उस वैक्सीन का नाम है बैसिल कैलमेटिक्यूरिन। तो वो खास बात नहीं है, तो हमें ज़्यादा समझना नहीं है, ठीक है ना। तो BCG, तो ये 4 आपको तरीके से टीके लगे। ओके, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज वैक्सीन इनॉकुलेशन के डेफिनेशन देख लें कि इनॉकुलेशन क्या है। तो इनॉकुलेशन के साथ चैप्टर फिर ओवर हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ना प्रार्थना क्लियर है, बोलो। Am I audible? So, प्रार्थना, is it clear? You are not audible. Next is definition of inoculation. According to Merriam-Webster, 1. The act or process for an instance of inoculating, especially the introduction of a pathogen or antigen into a living organism to stimulate the production of antibodies. ठीक है, इनॉकुलेशन क्या है? एक सी है और हमने पीछे 2 लिखा है, उसे ठीक कर लेना। द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कुछ भी हमारे बॉडी में डाला जाए, ए पैथोजन ऑफ लेस पोटेंसी, या फिर उससे लड़ने वाली चीज डाल दी जाए, वैसे प्रोटीन, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ऐसे कोई सेल डाल दिए जाए वो बढ़ने लगे जो एंटीजन है, तो वो लड़ने के लिए पहले से ही बॉडी में तैयार रहेंगे, तो एंटीजन भी डाले जा सकते हैं। लेस पोटेंसी का मतलब समझते हो ना, कम पावर। पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पावर। और इसको जर्मनी में क्या कहते हैं, पोटेंसी। पोटेंसी, ठीक है, हिंदी में और यूएसए में पोटेंसी कहते हैं और वहाँ पोटेंसी कहते हैं। तो लेस पावर में थोड़ा सा पैथोजन डाल दो या एंटीजन डाल दो। भाई वैक्सीनेशन है बट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू बकल कैविटी, मुंह में डाल। वैक्सीनेशन में इंजेक्शन ब्लड में, और इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में थ्रू बकल कैविटी।
ओरली, ठीक है। और या फिर क्या करा सकता है, इंट्रोड्यूसिंग पैथोजन प्लस, या एंटीजन सीधा डाल दो, ठीक है, ऐसा डाल दो इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू माउथ या ओरली इज कॉल्ड इनॉकुलेशन, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि फॉर पोलियो इनॉकुलेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। सभी डिसीज के लिए नहीं है इनॉकुलेशन, लेकिन पोलियो के लिए तो है। फॉर पोलियो माइलिटीज, माइलिटीज के लिए, बीमारी का नाम है पोलियो माइलिटीज, पूरा नाम है इनॉकुलेशन। वैक्सीन भी अवेलेबल है एंड वैक्सीनेशन बोथ आर अवेलेबल। बोथ आर अवेलेबल। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सो वी हैव सीन, ये चैप्टर खत्म हो गया, तो इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। Jaundice ही हेपेटाइटिस है। Jaundice is also known as hepatitis। तो कुछ चीज़ें आपको और बता दें इसी के साथ कि जो डिसीज़ है और उसका पैथोजन क्या है, ये दो चीज़ बता। कुछ बहुत कॉमन डिसीज है, जैसे मलेरिया। तो मलेरिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फैला और इसमें 300 मिलियन पीपल इससे इन्फेक्टेड हो गए और 2 मिलियन पीपल, 20 लाख लोग हर साल इसी से मारे जाते हैं अभी। जबकि 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से 20 लाख लोग हर साल मलेरिया से मर जाते हैं। ओके, इट इज सो सीवियर डिसीज और इसकी वजह से ये प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। तो प्लाज्मोडियम ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है और ये दिखने में कैसा है, ऐसा अंदर में बहुत सारे सेल हैं, लेकिन कॉमन सेल वॉल के अंदर एक ही सेल वॉल के अंदर है, ऐसा है। तो इस चीज को क्या कहेंगे कि ये दैट इज प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ सेल वॉल तो नहीं होगी, इसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, सेलुलर मेम्ब्रेन, प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम समझ में आ गया, ऐसे होता है, सेल अलग अलग नहीं होते, बस एक साथ हो जाएगा। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेक्टर, फीमेल एनोफिलीज। रिस्पॉन्सिबल वेक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल वेक्टर इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्योंकि उसे बच्चे देने, बहुत सारे अंडे देने, तो उसे बहुत सारा खून चाहिए, वो ब्लड सक करेगी। तो इसलिए एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वो ब्लड सक करेगी, वो मादा मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मच्छर, और वो एक से दूसरे में मलेरिया फैलाती है। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल। तो पहला है मलेरिया किससे फैलता है, पैथोजन से। सो ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम है और इसको क्या कहेंगे, क्या ये प्रोटोजोआ है, बोलिए, बताया गया है, मतलब ये यूनिसेलुलर है। इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है, बहुत सीवियरली, छींक पे छींक आती चली जाए, एक दो ना है, जो
है ना। सो इस तरीके से इन्फ्लुएंजा इज माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोल सकते हो। सो माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजा, जो ये ना बोल सकें सिर्फ इतना भी बोल सकते हो, इन्फ्लुएंजा वायरस। पूरा नाम ये साइंटिफिक नेम है, ये भी बोल सकते हो, माइक्रोवायरस। और इसमें क्या चीज होती है कि कंटिन्यूअस स्नीजिंग, छींक पे छींक आती जाएगी, वो पर्सन की हालत खराब हो जाएगी। सो कंटिन्यूअस स्नीजिंग ये होगी, इन्फ्लुएंजा इससे फैलता है। वायरस तो लिख ही दिया है। अब देखो तीसरी चीज क्या है कि पोलियो किससे फैलता है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस इम्पेयरमेंट ऑफ लिम्स, एक हाथ पतला हो जाएगा या फिर क्या होगा, पैर पतला हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलता है, सो tuberculosis is from the disease. Now Mycobacterium tuberculosis, वो बैक्टीरिया से फैलता है, Mycobacterium tuberculosis, पूरा नाम है Mycobacterium ट्यूबरक्लोसिस। माइकोस का मतलब समझते हो, फंगी। तो फंगी और बैक्टीरिया जब एक साथ रहें, आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, हम साथ में रहेंगे, भाई भाई हैं, तो उसको कहेंगे माइकोबैक्टीरिया। समझ में आई बात? तो माइको का मतलब होता है फंगी। अब जरा देखो, ट्यूबरक्लोसिस तो आपको मालूम है ना, लंग्स इन्फेक्शन। बोलो, बात समझ में आई? ये क्या है ट्यूबरक्लोसिस? लंग्स इन्फेक्शन ये होता है। नेक्स्ट इज तो Am I audible? प्रार्थना, ओके ओके, सब तक समझ में आ रहा है ना? ओके बेटा, प्रार्थना अवेलेबल नहीं है क्या? वो पिट कर गई। ओके, कॉलेरा। सो कॉलेरा में क्या होता है कि एक्यूट इन्फेक्शियस फेटल डिसीज। सो इसमें क्या होता है कि फ्लड्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ बहुत महामारी होती है कि सैनिटाइजेशन नहीं होता, बाढ़ आ गई और सब तरफ क्या हुआ, बहुत गाय मर गई हैं, गंदगी फैल गई है, तो कॉलरा हो जाएगा। पॉइजनस है, हमारी बॉडी में कोई पॉइजनस एजेंट चले जाएँ तो कॉलरा। ये किससे फैलता है? ये एपिडेमिक होता है और ये विब्रियो कॉलेरे, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। किससे फैलता है बताइए? सो बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरे। विब्रियो का मतलब कॉमा शेप। इसका शेप कैसा होगा इस बैक्टीरिया का? क्या कॉमा को विब्रियो बोलते हैं? विब्रियो कॉलेरे ना, विब्रियो कॉलेरे से फैलता है। और इसमें क्या चीज होती है? सिम्टम्स, डायरिया होगी, इफर्टलेस होंगे, खांसी आती जाएगी, सो डायरिया हो जाएगा। और कफिंग, और ये जानलेवा है, बहुत सारे लोग इससे मरते हैं, कॉलरा से। समझ में आई बात? डायरिया अपने आप में कोई डिसीज नहीं, किसी न किसी डिसीज की वजह से हमें लूज मोशन हो जाता है। बहुत सारे
बीमारियों का वो एक सिम्टम है। अब देखें तो विब्रियो कॉलरिक क्या है माही, प्रोटोजोआ है कि वायरस? सर बैक्टीरिया है। भाई आप, हमने इसीलिए आपसे कहा था आगे बैठो, नहीं तो सुन नहीं पाओगे, कहा था नहीं। बैक्टीरिया। अब जरा देखिए ट्यूबर कॉलरा, आगे है टाइफॉइड। टाइफॉइड क्या होता है कार्तिक? टीबी। इसमें क्या सिम्टम होगा? बोलो बोलो। ये ठीक है, 1 महीने तक बुखार, पूरा सही बता। फीवर फॉर 1 मंथ। अब क्या खराब हो जाएगा? किडनी, लीवर। लीवर भी अच्छा होता है, किसमें खराब होता है बताओ इनको? किडनी। सही बोला है, जॉइंटिस बोला है। जॉइंटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर गया, हर बात की नहीं। किडनी किसमें खराब होगी? सो इसमें किडनी खराब हो जाती है। और ये किससे फैलता है? सो दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। और वो क्या है, क्या बैक्टीरिया है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो इसमें टाइफाइड में किडनी चली जाती है। 1 महीने का बुखार है, डॉक्टर कई बार पूछता है। 7th डायरिया, इसमें अलग से भी डायरिया दिया हुआ है, ये तो आपको मालूम है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है ना। सो इसमें फ्लूइड फेसेस निकलते हैं, यानी जो लूज मोशन होता है पानी जैसा लूज मोशन होता है। अब देखो, सो डायरिया 7th है, डायरिया एंड इट इज, इसमें क्या चीज हो सकती है? सो ई कोली, एस्चेरिका कोली हमने कभी बताया, ई कोली की वजह से फैलता है ना। सो ये बैक्टीरिया है। सबसे ज्यादा बीमारी पानी में सबसे ज्यादा यही पाया जाएगा, एस्चेरिका कोली बैक्टीरिया। डायरिया के लिए प्रोटोजोआ भी रिस्पॉन्सिबल है, इसमें बहुत नाम दिए, 12 नाम दिए हैं, बट ई कोली लिखना चाहिए, सही बात है। एंड प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, फिर प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम ये सब लिखते हैं, सब लिखा है। एंड प्रोटोजोआ में बहुत सारे नाम दिए हैं, वो भी लिखे। वायरस से भी फैलता है। सर ये डायरिया किससे होता है? देखो, ई कोली बैक्टीरिया से होता है और प्रोटोजोआ से भी होता है। वो कह रहा है कि ये सिम्टम बेस्ड है, ये ना सोचो कि डायरिया कोई एक से होता है। अगर कुछ भी होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब हो जाएगा। और वायरस से भी होता है। तो 6 नाम उसमें दिए, 6 नाम इसमें दिए, 3 नाम इसमें, इतने कौन याद करेगा? ई कोली सबसे कॉमन नाम है, समझ में आई बात? और तीसरी चीज क्या बताई गई कि प्रोटोजोआ वायरस और कुछ वॉर्म्स की वजह से भी होता है। जैसे होता है लूज मोशन, आपको हो जाएगी पेट में, राउंड राउंड, ठंडी लग रही, क्या बंद करना है? और नीमाटोड्स, वॉर्म्स जो भी होते हैं उनको नीमाटोड्स कहते हैं। नीमाटोड यहाँ लिखा हुआ है, आपको वो चैप्टर अभी हटा दिया गया, नीमाटोड, ये सब नीमाटोड। 9th में ये मतलब चैप्टर हटा दिया गया, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आप ही का है पूरा ब्लॉक 9th। सो इट इज नीमाटोडा, आल्सो एक्ट ऑफ पॉजिटिव एजेंट। ओके, तो इसमें क्या चीज होती है? क्या लूज मोशन होगा, ठीक है? सो फ्लूइड लाइक लूज मोशन, ऐसा
तो आपने सभी बीमारियों के बारे में देख लिया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पेट में अल्सर हो जाए, गांठ पड़ जाए, पेट काटना पड़ जाए, पेप्टिक अल्सर, बहुत ज़्यादा खट्टा खाएं, अचार खाएं, पेट में क्या होगा, पेट में एक प्रोटेक्टिव लेयर है म्यूकस की, जैसे नाक निकलती है ना, जुकाम हो जाता है, ऐसे पेट में भी एक लेयर। लेकिन वो लेयर अगर हट जाए तो पेट में जलन होने लगती है, एसिडिटी होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, समझ आएगा। तो और बाद में अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पेप्टिक अल्सर है, पेट में क्या हो गया, सड़ गया पेट। अल्सर का मतलब है कि इट इज स्टैग्नेटेड, पूरा खराब हो गया, काट के निकाल, फिर फ्लूइड पे जिंदा रहो, उसको क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आपके बुक में नहीं दिया है तो इसलिए से ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चन टाइम। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पेज नंबर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 187, ठीक है, सार्थक निकाल लिया, ओके। Why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? तो ये क्यों कहा जाता है हमको कि ब्लैंड एंड नरिशिंग, जब हम सिक होते हैं तो ये बोला जाता है कि प्लेन फूड खाइए। 186 है, 187 है हमारे में, हो सकता है आपके में 187, ठीक है, वो एक पेज का डिफरेंस है, 186 में ना आपके, कोई बात नहीं, 186। सो नाउ व्हेन वी फॉल सिक, हमको ये क्यों कहा जाता है कि खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, मूंग की दाल पियो, ये कहा जाता है। सो व्हेन वी आर सिक, व्हाई इट इज एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग, पोषक चीज़ें खाइए जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, हेल्दी फूड। सो व्हेन वी फॉल सिक देन वन और मोर ऑर्गन सिस्टम डू नॉट फंक्शन नॉर्मली, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं फंक्शन करेगा नॉर्मली प्रॉपरली। तो हमें ऐसी चीज़ खानी है जो सूटेबली डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि हार्ड टू डाइजेस्ट हो, लेसर एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। सो व्हेन वी आर सिक, तो हमारे बहुत सारे प्रोटीन हड़ताल पे चले जाते हैं। व्हेन वी आर सिक, तो क्या होगा, देन वन और मोर ऑर्गन सिस्टम, देन वन or more organ system of body do not function normally, ये ठीक से काम नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, so we lost appetite and there is improper digestion, हमें तो भूख ही नहीं लगती पहली बार, और दूसरा क्या है कि एक तो एपेटाइट का मतलब भूख, एंड वी लूज द पावर ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है। सो वी हेंस वी लॉस एपेटाइट, तो इसकी वजह से भूख नहीं लगती, ठीक है। वी हैव इम्प्रॉपर डाइजेशन, और हमारी बॉडी में इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है। सो सिकनेस मेक्स अस वीक, इसके अलावा क्या होता है, सिकनेस मेक्स अस वीक, हम कमजोर हो जाते हैं। Hence, therefore we are advised, so we are advised to take bland and nourishing food. Bland का मतलब है plain, bland and nourishing food.
ठीक है, so that it is easily digested and replenish our vitamins, mineral and nutrition. So that it is easily digested and replenish our lost vitamins, minerals. तो हमारी बॉडी से जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, तो ये वापस आ जाएं, इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, सो दैट वी गेट these nutrients. Now okay, what are the different means by which infectious disease are spread? हमारी बॉडी में infectious disease कैसे फैल सकती हैं? So infectious disease generally spread कैसे फैलती हैं? Dirty water. Through air, through water, through sexually transmitted disease, through formate जो होते हैं फॉर्माइट अटैक, और किससे फैल सकती हैं? वेक्टर से, यही सब हो सकता है. So that is infectious disease are generally spread through air. एयर, वाटर, ठीक है, और इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट, या कुछ तो ऐसी भी होती हैं जो फिजिकल कांटेक्ट से भी हो जाती हैं, हाथ मिलाने से, उसे कंटेजियस कहते हैं. एक से दूसरे में फैल जाए, ठीक है ना. इन्फेक्शियस में भी कंटेजियस है, नॉन कंटेजियस होती है. और दूसरी क्या हो सकती है? थ्रू फॉर्माइट बॉर्न भी हो सकती है, दूसरों का बर्तन इस्तेमाल करने से, हाथ मिलाने से, या वो कोई सामान छूने तो उसको छूने से, ठीक है, और थ्रू वेक्टर्स. इन सब चीज़ों से फैलती हैं, ठीक है. इन्फेक्शियस डिसीज बाई दीज मीन्स ए स्प्रेड. इतना ही रखिए. हाँ बोलिए. लिंक तो उसको भेज दिया है, आपके नंबर पे फिर भेज दें. ओके ओके, ठीक है बेटा. कल 5:30 होगा.